गुड मॉर्निंग। आज मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या पढ़ना है। हानियाँ हो गई ना। हाँ, लॉस चल नहीं रहे, वो हो गई। आपने देखा नहीं होगा, कल शाम को इसके सारे सवाल भी करा दिए थे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं। कल रात को कराया था सुबह। एक तो कौटिल्य क्लास है, चैनल सब्सक्राइब करके रखो। मैं शाम को न्यूमेरिकल करवाता हूँ। एक दिन करा दिया ट्रांसफॉर्मर के, तो उसके अगले दिन उसी समय ऐसी मोटर के करे। हाँ हाँ, तो इसके ऊपर जितने भी प्रकार से सवाल बनते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, वो सारे सवाल हमने किए थे। क्या हुआ? न्यूमेरिकल करने में टाइम लगता है, थोड़ा थाउस यानी आराम से करना पड़ता है, तब जाके न्यूमेरिकल बन जाता है। जल्दबाजी में टेक्निकल न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं बनते हैं, और बहुत ज़्यादा आराम से भी नहीं बनता। ऐसा नहीं कि सोता सोता कर लूँ और हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है कि नहीं है। तो ठीक ठाक पढ़ो, सवाल हो जाएंगे। आज हम करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी हानियाँ हो रही है, और हानियों के बाद में हम करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर की नियंत्रण क्या विधि, नियंत्रण करने की विधियाँ क्या है, और फिर इसको स्टार्ट करने की विधियाँ क्या है। अपना यही मामला है, और आज इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम अपनी तरफ से क्लोज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है। इससे पहले आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे इसी में हैं। क्या पूछ रहे, बोलो। अरे बोल तो रही हो, क्या पूछ रहे हो, पूछो। आपकी पर्सनल बात ही, इधर क्यों फिर? ड्रिल मशीन में कौन सी मशीन होती है? ड्रिल मशीन में यूनिवर्सल लगानी चाहिए। यूनिवर्सल मोटर सबसे अच्छी रहेगी। है, कंपन करती है तो कंपन तो सिलाई मशीन में भी आती है। कंपन तो मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर में भी है। कंपन नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, कंपन तो ख्याल ही नहीं हुआ। यूनिवर्सल मोटर में जितनी भी मशीन है उसमें लगभग में तो कंपन होता ही है। और किसी भी मोटर हो जिसमें रोटर घूमेगा तो कंपन तो करेगा ना भाई। रोटर घूमेगा, कंपन नहीं करेगा, ऐसे कैसे होगा? ऐसे केवल वो मोटर होती है जिसे कहते हैं हिस्टेरिसिस मोटर, जिसमें दांते ही नहीं लगाते होते हैं, न उसके ऊपर रोटर पर वाइंडिंग होती है, इसलिए क्रोम अणु गति करेंगे, तो वो है जो कंपन नहीं करेगी। तो इसलिए ध्वनि उत्पादन में काम में ले लेते हैं। और किसी का कोई सवाल? सवाल है नहीं किसी का? ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला मामला हमारे पास है 3 फेज इंडक्शन मोटर में हानियां कौन सी नहीं, हानियां नहीं,
इंडक्शन मोटर में दोष, लॉस नहीं फॉल्ट है ये। पहला दोष है कोगिंग। कोगिंग को हम कहते हैं, अन्य नाम होता है चुंबकीय लॉकिंग यानी टिथ या दंत लॉकिंग। चुंबकीय लॉकिंग या हम क्या कहते हैं इसे, दंत लॉकिंग। ये हमारे पास किस में होता है भाई, कोगिंग में। ठीक है, ठीक है। अब देखो, चुंबकीय लॉकिंग या दंत लॉकिंग होती है जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में, दोष को कहते हैं कोगिंग। पहली बात तो चुंबकीय लॉक वाली कंडीशन आई क्यों? चुंबकीय लॉक वाली कंडीशन तब आती है जब स्टेटर व रोटर में पोलों की संख्या समान हो जाती है, यानी छड़ की संख्या क्या हो जाती है, समान। और छड़ की संख्या समान होने पर वहाँ पर जो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र रोटर का चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। फिर उसको उसी गति से घूमना पड़ता है, कम ज़्यादा गति से घूम ही नहीं सकता। जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर की खास बात है कि शुरुआत में टॉर्क ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे मान लो आपका ज़्यादा लोड बढ़ेगा तो गति क्या हो जाती है, कम, क्योंकि ज़्यादा लोड अचीव भी करना होता है। तो इसकी गति परिवर्तनशील होनी चाहिए। और यदि मान लो इस चुंबकीय लॉकिंग की कंडीशन में आ जाएगी तो गति परिवर्तनशील नहीं रहेगी। जब गति परिवर्तनशील नहीं रहेगी तो इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, और कंट्रोल नहीं कर सकते फिर इंडक्शन मोटर काम की नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो रोटर होते हैं, दोनों तरफ छड़ हैं, बीच नहीं, दोनों तरफ है रिंग, बीच में क्या लगी हुई थी, छड़ें स्क्विरल केज में, हमने उसको ऐसा टेढ़ा घुमा दे, स्क्यूड कर दिया। ऐसे करने से कौन सा दोष दूर हो गया, कोगिंग। स्टेटर व रोटर के दांतों की संख्या समान या इनका अनुपात पूर्णांक होने पर, यह अनुपात क्या हो जाएगा, पूर्णांक होने पर निवारण क्या है, और रोटर को एंट आ जाता है। एंटा मतलब स्क्यूड किया जाता है। कौन सा है भाई रोटर, स्क्विरल केज है।
हो गया भाई, ठीक है। दूसरा दोष है, उसे कहते हैं क्राउलिंग। क्राउलिंग यानी रेंगना। क्राउलिंग यानी रेंगना। लिख लिया? अब लिख ही लिया होगा भाई। दूसरा दोष है हमारे पास कौन सा? क्राउलिंग। क्राउलिंग यानी रेंगना, ठीक है। तो बताइए क्राउलिंग क्या है? तो आप कहेंगे मोटर अपनी गति की तुलना में धीरे चलेगा, उसे रेंगना कहते हैं। एक आदमी आ रहा है, चल रहा था, आप कहते ठीक है चल रहा है, एक बहुत धीरे धीरे चल रहा है, हम कहें क्या रेंग रहा है? रेंगने का मतलब ही यह है कि धीरे चलना। तो यहाँ पर क्या होता है, मोटर अपनी मूल गति का, थोड़ी सी धीमी करो ना बोलिए, मोटर अपनी मूल गति का 1/7वें स्पीड से चल रहा है। अपनी गति का कितने स्पीड चल रहा है? 1/7वें भाग से चल रहा है। तो इस भाग से चलेगी तो रेंगने जैसी होगी। इसलिए इस दोष का नाम क्या है? क्राउलिंग। इसमें इंडक्शन मोटर की गति मूल गति का 1/7वां भाग होती है। इसमें इंडक्शन मोटर की गति मूल गति का कितना है भाई? इंडक्शन मोटर गति मूल गति का कितना है? तो आप कहेंगे मूल गति का 1/7वां भाग है। ओके। और इसी कारण इसको कहते हैं रेंगना। ये हमारे पास क्यों होता है? ये हमारे पास मोटर में उत्पन्न हार्मोनिक्स के कारण, हार्मोनिक्स होते हैं जिसमें तरंगें उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसकी गति क्या हो जाती है? घट जाती है। मोटर में उत्पन्न हार्मोनिक्स के कारण ये दोष होता है। और जो हार्मोनिक्स होता है वो 6n ± 1 कहलाता है। यानी कि इसकी गति है 1/5 या 1/7वें भाग होती है। 6n होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से, तो उससे हमारे पास निकलती है +1 या -1। इसका निवारण क्या है? बताओ भाई। इसके हार्मोनिक्स को दूर करना पड़ेगा। हार्मोनिक्स को दूर करोगे तभी तो इसका निवारण होगा। हार्मोनिक्स को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? हैं? नहीं आइडिया।
बताओ भाई। यहाँ पर इसके हार्मोनिक्स को दूर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसी वाइंडिंग जिसमें हार्मोनिक्स प्रभाव उत्पन्न नहीं हो। तो हार्मोनिक्स प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा तो दोष होगा नहीं। तो इसलिए इसके निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड को हिंदी में कहते हैं वितरक। डिस्ट्रीब्यूटेड का जगह कई जगह कई बार शॉर्ट पिच वाइंडिंग भी लिखा हुआ आता है। एक और दोष होता है, कौन सा होता है भाई, जोगिंग। एक जगह और लिखा था, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है, वितरक वाइंडिंग है। तो ये शॉर्ट पिचित है। तीसरा दोष हमारे पास है, वो कौन सा है, जोगिंग। ठीक है भाई। अब मेरा सवाल है आपसे, जॉगिंग किसे कहते हैं? नहीं पता जॉगिंग किसे कहते हैं? कोई कहता है सुबह सुबह उठ के मैं जॉगिंग पे जा रहा हूं, बताओ। आपको नहीं पता, आप बताओ भाई। बताओ बताओ बताओ। जॉगिंग किसे कहते हैं? नहीं आइडिया? अरे इतना तो भारी कोई सवाल ही नहीं है। आप बताओ भाई, छोड़ो इनको, तुम्हें नहीं पता। जॉगिंग नहीं होता, जॉगिंग ही होता है। जॉगिंग क्या होती है? मैं बाकी मोटर के बारे में पूछ ही नहीं रहा, मैं कहूं जॉगिंग क्या होती है। सुबह दौड़ना, तो शाम को दौड़ेंगे तो फिर जॉगिंग नहीं होगी वो, है? वो तो ये सुनेगा फिर मुझे बताएगा तभी पता चलेगा। भी मैंने सामान्य से तेज दौड़ना, इसे फास्ट रनिंग बोलते हैं। आपका कहने का मतलब फास्ट रनिंग को जॉगिंग कहते हैं। इतना भारी भर का मामला था नहीं जितना इसने आपने बना दिया है। मैंने तो इसलिए इसको मुद्दा बनाया क्योंकि मुझे तो आपको याद कराने के लिए मुद्दा बनाना जरूरी था। ये है ही चीज, सवाल आया था इसका ऐसा ही है। जॉगिंग होता है, एक तो सुबह दौड़ते हैं तो वो कहते हैं रनिंग करने जा रहा हूं, और जो मान लो 18 साल का, 20 साल का, 17 साल का आर्मी के लिए जा रहा है, पुलिस के जा रहा है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है रनिंग करने जा रहा हूं। वो ये थोड़ी कह रहा है घूमने जा रहा हूं, वो रनिंग करने जा रहा हूं। जो 50-60 साल का है वो क्या कर रहे हैं? वॉकिंग करने जा रहे हैं, वॉक पर जा रहे हैं, यानी घूमने जा रहे हैं। और मारला जड़ा बिचला रहेगा तो थोड़ी देर दौड़ेंगे, सांस भर जाएगा, फिर पैदल चलेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर पैदल चलेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर पैदल चलेंगे, फिर दौड़ेंगे। उसे कहते हैं जॉगिंग। रुक रुक कर दौड़ना, चलना कहां हुआ, चल तो रहा ही है आदमी। रुक रुक कर दौड़ना यानी कि रुक रुक कर गति हो गई एक तरीके से, मोटर के लिए बात करें तो, ठीक है ना। और सामान्य में जॉगिंग किसे कहते हैं? जॉगिंग कहते हैं भाई थोड़ा सा दौड़ा, थोड़े दौड़ने पर उसको लगा भाई सांस फूल रहा है, फिर तेज गति से चलने लग गया, फिर थोड़ी देर और दौड़ लिया, फिर तेज गति से चलने लग गया। ऐसा आपको सिटी पार्क, सेंट्रल पार्क, ऐसी जगहों पर आपको जॉगिंग करते हुए सबसे ज्यादा मिलेंगे, रनिंग करते हुए नहीं मिलेंगे। वहां वॉकिंग और जॉगिंग मिलेंगे। क्या कह रहे हो? कोई बोल रहा था ना? कौन बोल रहा है? क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे थे क्या?
सिटी पार्क घूमने कौन जाता है? सिटी पार्क घूमने जयपुर के है तो जयपुर के जाएंगे। हाँ तो भाई जो तो सिटी पार्क क्यों, जो सेंट्रल पार्क जाओ उसमें टिकट लगता ही नहीं है, वो इससे भी बड़ा है। हाँ अब सेंट्रल पार्क तो नजदीक आ नहीं सकता ना, उसका तो गहराई 3.5-4 किलोमीटर का है। जवाहर सर्किल भी सही है, वहां भी नहीं लगता टिकट। नहीं इसमें गड़बड़, ये तो अच्छी चीजें ही हैं, गलत क्या है इसमें? गलत क्या है भाई? जयपुर में रह रहे हो तो जयपुर में घूमने की जगह है ही यही। सिटी पार्क तो अभी नया बना ही है, ये इधर ये मानसरोवर वाला। सेंट्रल पार्क है जो जयपुर का सबसे पुराना है, जो विधानसभा हाई कोर्ट उनके सामने वहाँ पर है, और सुबह सुबह लोग बहुत जाते हैं। उसके अंदर गोल्फ कोर्स है, इसमें तो गोल्फ कोर्स है नहीं। इसमें तो हम तो गए थे शुरुआत में, अब तो सुना है कि सब वो वीडियो बनाने वाले, सेल्फी लेने वाले, वो रील बनाने वाले ज़्यादा जाते हैं। सिटी पार्क में ऐसा नहीं है। सिटी पार्क में पता नहीं, ऐसा कल्चर है नहीं। सिटी पार्क में एक जेंटल कल्चर है शुरू से ही। कहाँ? हाँ तो सुबह सुबह जाऊंगा ना। मैंने कहा हम तो वो आ गए ना, अधेड़ उम्र वाले आ गए, बीच वाले ने दौड़ने वाले में है, ने वॉकिंग वाले में है, हम जॉगिंग वाले में। तो ध्यान रह जाएगा जॉगिंग किसे कहते हैं। ठीक है, इसका संडे कहाँ आने देते हो तुम मेरा? सुबह सुबह नहीं, मुझे कब जाना ये तो मैं निर्णय कर ही लूंगा। आपको क्या लगता है इतना भोला हूं मैं? ये तो मैं निर्णय कर ही सकता हूं ना, आप क्यों चिंता करते हो? आप गलत चिंता करते हो। ये इतनी कहानी इसलिए बताइए कि आपको जॉगिंग नाम पता रहे। क्यों रहे? क्योंकि जॉगिंग का सवाल पूछा जाता अन्य नाम क्या है, तो बताना इचिंग। अब आप कहोगे ये क्या है? इचिंग होता है, इच गार्ड नहीं आता एड, खुजली मिटाने के लिए आता ना इच गार्ड। इचिंग का मतलब ही यही होता है, खाज या खुजली। इचिंग का अर्थ है ये। जॉगिंग का अर्थ मैंने बताया, ये तो शाब्दिक अर्थ है, जॉगिंग अर्थ वो था, इचिंग अर्थ है। तो खुजली कैसे होती है? पहले आप थोड़ी देर खुजलोगे, फिर आप रुक जाओगे, फिर थोड़ी देर खुजलोगे, वापस ऐसे ही होती है। लगातार करोगे तो चमड़ी आपकी सूजने लग जाएगी। तो आप ऐसे ही तो करते हैं। तो ये हमारे पास जैसे मान लो किसी के पेट में होता है तो थोड़ी देर खुजाएगा फिर रुक जाएगा, ऐसे ही है। तो खुजली भी इसी प्रकार होती है जैसे जॉगिंग होती है। इसलिए जॉगिंग का नाम क्या है? इचिंग। तो पूछ से जॉगिंग का अन्य नाम क्या है, तो कॉगिंग मत बताना, क्राउलिंग मत बताना। जॉगिंग और इचिंग दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए आपके लिए। अब आपका याद रह जाएगा, ये परीक्षा में सवाल आया हुआ है। जॉगिंग का अन्य नाम क्या है? इचिंग। ठीक है, आप बताओ मशीन में क्या दोष है? तो आप कहेंगे मशीन रुक रुक कर चल रही है, यही तो दोष हुआ। तो मशीन रुक रुक कर चल रही है, तो क्यों रुक रुक कर चला रहे हो? क्योंकि मशीन की सत्यता की जांच के लिए हम रुक रुक कर चलाते हैं, जिसके कारण दोष होता है। आप सत्यता की जांच मत करो, टेस्टिंग करने के लिए तो काम में लिया जाता है, टेस्टिंग मत करो, ये दोष नहीं होगा। ओके, तो मशीन की सत्यता की जांच के लिए ओके।
टेस्टिंग। अब याद रह जाएगा जॉगिंग और इचिंग, भूलना मत में। क्राउलिंग का मतलब रेंगना, रेंगना मतलब गति क्या हो गई, धीरे। और इसको ऐसे याद रखोगे तो नाम में पता चलेगा कौन सा दोष है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन सा दोष है। अर्थात बार बार। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सारे दोष हो गए पूरे। अब हमें 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को क्या करना है, नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है। हेडिंग डालो, थ्री फेज मोटर की गति नियंत्रण। थ्री फेज मोटर की गति नियंत्रण। पहला होता है वोल्टेज द्वारा। इसके ऊपर कल मैंने न्यूमेरिकल भी कराया था। टॉर्क है जो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होते हैं, यानी वोल्टेज का मान कम होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, कम। वोल्टेज बढ़ेगा तो टॉर्क भी क्या होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज को परिवर्तित करके मोटर की गति, वोल्टेज को परिवर्तित करके मोटर की गति ठीक है ना। तो वोल्टेज को परिवर्तित करके मोटर की गति नियंत्रित की जाती है। किसको परिवर्तित करके भाई, वोल्टेज को। तो वोल्टेज को परिवर्तित करके मोटर की गति नियंत्रित की जाती है। ये हमारे पास है टॉर्क और वोल्टेज के वर्ग का, टॉर्क है जो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। टॉर्क, टी टॉर्क है, टी क्या है, टॉर्क। लिख लिया। दूसरा हमारे पास नियंत्रण करने की विधि होती है अच्छा, नियंत्रण करने की विधि में एक पहले लाइन समझा देता हूँ कि क्या क्या, फिर ध्यान रखें। तो एक होता है हमारे पास स्लिप का मान, तो होता है ना भाई ऐसे, NS माइनस बटा NS। इसको सरल करेंगे तो अपन को NR ज्ञात करना, रोटर की गति तो NR ही है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस S इंटू NS। इसको सोल्व कर दो, NS इधर ले लो, फिर पक्षांतरण कर दो, तो NR बराबर क्या जाएगा, 1 माइनस S इंटू NS। तो NR तो NR है,
1 - s इंटू NS क्या है 120 गुणा F/P। तो अब बताओ आवर्ती को परिवर्तन करने से भी परिवर्तन होगा, पोलों की संख्या से भी क्या होगा परिवर्तन, और स्लिप का मान बदलोगे तो भी क्या होगा परिवर्तन। ठीक है, तो इन सभी से हमारे पास क्या होगा परिवर्तन होगा। तो हमारे पास अगला लिखो आवर्ती द्वारा, यहां ये तो लिख लो, साइड में लिख लेना कि साइड का मामला है। तो बीच में देखते देखते भूल जाता ना ऐसे, तो मैंने कई बार ऐसे नोट किया है, तो एकदम झटका खाता है। नहीं, मैंने वास्तव में कई बार नोट किया है, ये जैसे टीवी को देख रहा है ना, तो ऐसे टीवी देखते देखते ऐसे भूल जाता है, ये ऐसे गौर से टीवी देखने लग जाता है, फिर बाकी सब छोड़ देता है, फिर पता चलता है सारे एकदम से लिख लिए, पन्ने वन्ने पलटने लगते ना, तो एकदम ये चमकता है। आप नोट कर लेना, ये मैंने कई बार देखा है, हैं? कोई जो भी है, लेकिन है ऐसा इसके। गलत बताए तो बता दो, इसको पूछ लो। नहीं, ऐसा जनरली अक्सर ऐसा बताया जाता है कि ऐसा ओवर थिंकिंग करने वाले के साथ होता है, हैं? ओवर थिंकिंग मतलब ज्यादा सोचने वाला, अत्यधिक सोचता है, बैठा बैठा सोचता है जीवन में क्या होगा। सोचने वाला कुछ भी सोच लेता है, बैठ बैठा सोच लेता है, गणित भी पढ़नी है, रेलवे एग्जाम भी ले नहीं रहा है, कई मतलब सोचने वाला ओवर थिंकिंग उसे कहते हैं। हैं? क्या? हैं? ये कारण है, याद नहीं होने का कारण आपका एक ही चीज है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मैंने तो आपके देखो प्रॉब्लम पकड़ ली है, क्योंकि ये रियल बात है, मैंने काफी बार देखा, लेकिन अभी तुम जैसे झटका खाए ना, तो मुझे ज्यादा याद आ गया। तो, नहीं, ऐसा देखो 2-3 प्रकार के विद्यार्थियों के साथ ऐसा अक्सर होता है। एक तो ओवर थिंकिंग करने वाले के एग्जाम का प्रेशर झेल पाने की क्षमता इतनी होती नहीं, कम होती है। उनको हर बार डर रहता है परीक्षा पास होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, परीक्षा ले नहीं रहे हैं, तब तक तो भूल ही जाएंगे, टेस्ट भी दे रहे हैं, ऐसा कई प्रकार का। इनके कोई कंट्रोल में थोड़ी होता है, आपके कंट्रोल में तो है नहीं, वो तो सोच आती है, कंट्रोल में नहीं होती। ओवर थिंकिंग कंट्रोल में थोड़ी है। तो इससे क्या होगा, आदमी फिर ज़्यादा सोचता रहता है। वो सोचता रहता है ना, तो इनके साथ एक और है, ये जब कॉपी खोल के कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, तभी वो ऐसा सोचने कई बार लग जाते हैं, फिर भूल जाता है, फिर कहते हैं अच्छा पेज पलटना है, ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है, वो शून्य हो जाते हैं। ये ओवर थिंकिंग का एक प्रमुख कारण है, हैं? एक जो सबसे बड़ी बीमारी रहती है नींद कम लेने वालों की है। पढ़ने वाले को शंकर तो सुन ही ले, पढ़ने वाले को किसी को नींद कम लेनी नहीं चाहिए। पढ़ने वाले को पढ़ाई की तरीके से होती है। पढ़ने वाले को आराम से 7 घंटे नींद लेनी चाहिए, ये कायदे के अनुसार है, टोटल 7 घंटे। ऐसा नहीं है 7 घंटे दिन के और 7 घंटे रात के, ऐसा नहीं करना। 24 घंटे में से 7 घंटे आपको दिन में ले रहे हो तो उसको भी जोड़ना है, 1 घंटा 2 घंटा टोटल होना चाहिए, 7 घंटा हो जाना चाहिए। 7 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, 8 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इस मशीन को चलने के लिए इसका रेस्ट किया हुआ होना बहुत जरूरी है। इस मशीन की क्षमता इतनी है जितनी, मतलब सोच तो कैसे सकते, ये मशीन ही सोचेगी जो सोचेगी, बहुत ज़्यादा उससे परे है। इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको प्रॉपर काम में लेना पड़ता है। तो दिक्कत रटने वटने बाकी चीज़ों की नहीं है, दिक्कत है इसको बराबर माथे को काम में लेना है। और यदि आप ऐसा नहीं है, एक आपके जीवन में सुकून भरा काम होता है, लेकिन आपसे होगा नहीं। जो विद्यार्थी सोशल मीडिया से दूरी बना लेता है उसके जीवन में बहुत सुकून होता है।
ये आप जब जब आप सोशल मीडिया से दूरी बनाओगे, आपको हर बार लगेगा आपके जीवन में बड़ा शांति चल रही है, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? तो ये मामला, कोई कुछ भी करो, कुछ नहीं मिलना किसी भी चीज से। आपका जीवन केवल आपके पढ़ने से बदलना है। किसी के न तो विधायक बनने से बढ़ना है, न किसी के विधायक के हारने से बढ़ना है। आपका जीवन दुखी पाओगे, आपके जीवन में तो उसका कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। तो इसलिए आप पढ़ाई करें, और जैसे पढ़ते थक जाएं सो जाएं, फिर उठ के पढ़ें, फिर सो जाएं। इसके अलावा कुछ नहीं करें। इसके अलावा मतलब सोशल मीडिया नहीं चलाएं, घूमने बाहर नहीं जाएं, और वीक में एक आध दिन यदि मान लो आप मूवी वगैरह देखें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन रेगुलर देख रहे हो तो ये भी एक गड़बड़ है, आपका टाइम का लॉस है। कैसा भी वीक में एक आध मूवी तो देख लेना चाहिए, दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। ये भी सिस्टम है ना, आप कंप्यूटर चलाते हो तो काफ़ी देर चलाते हो तो धीरे चलने लग जाता है, उसको भी रिफ्रेश करना पड़ता है ना भाई, उसमें रिफ्रेश का बटन आता है, तो आपको दिमाग को भी रिफ्रेश करना पड़ता है। लेकिन आप रील से रिफ्रेश करो, ये ठीक नहीं है, ये ध्यान रखें। लिख लिया? वैसे तो देखो, आवर्ती द्वारा नियंत्रण तो होता ही है, जैसे हमने देखा है, परंतु हाँ यही तो है, आवर्ती द्वारा तो कंट्रोल तो होता ही है, लेकिन आवर्ती को चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। आवर्ती को चेंज दो एक तरीके से किया जाता है, एक वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइडर लगा के, और एक होता है साइक्लोट्रॉन। तो आवर्ती को परिवर्तन करना कठिन है। फिर भी आवर्ती को परिवर्तन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है साइक्लोट्रॉन, एक होता है वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, यानी फ्रीक्वेंसी को आधा कर दो, एक चौथाई कर दो। वो वीएफडी एक डिवाइस लगती है, उसके द्वारा किया जाता है, जो मुश्किल कार्य है। आवर्ती को परिवर्तन करना क्या है भाई? कठिन है। ठीक है भाई, तो आवर्ती को कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, आप बताइए भाई। आवर्ती को परिवर्तन करना तो कठिन है, तो परिवर्तन करने का तरीका क्या है? इसे साइक्लोट्रॉन एवं वीएफडी द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सर ट्रांसफॉर्मर में और भी टाइप की कोर होती है क्या? ईर, आईर, यूर, एल, क्या सी और एम भी होता है? सी है तो कैसे है? देख भाई, ये भी बहुत गड़बड़ी मामला है। और भी कोर ईर, आईर, यू, एल, ई, आई, यू, एल तो हमने चर्चा कर ही ली है, और आपको मैंने बताया था ईर, आईर अलग अलग नहीं लिख सकते, ई, आई एक साथ आएगा, एल एक अकेला आएगा, यू के साथ आएगा तो यू के ऊपर क्या आएगा? आई। एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि सर ने लिखा है यू में आई होता है, जबकि मैंने पढ़ा है ई में आई होता है। तो फिर टीम वालों ने मुझे भेजा कि ये क्या है, तो मैंने कहा उसको कहो कि अगली थोड़ा सा 5 मिनट आगे और पढ़ ले, तो ई और आई भी आ जाएगा। आया ना भाई? हमने पढ़ा था, आया मेरे पास, वो पढ़ा स्क्रीनशॉट। मैंने कहा थोड़ा सा और पढ़ लेगा, अभी तो कोर टाइप में पहुंचा है, आगे जाएगा तो सेल टाइप आएगा, तो ई और आई भी आ जाएगा।
और उसको कहना कि कभी मैसेज ऐसा नहीं करें। बहुत तरह के मैसेज आते हैं। कई बार टीम वालों को मैसेज करते हैं कि ये कोई मतलब हुआ सर क्लास में बातें कर रहे हैं। अब टीम वाले के इसमें हम क्या कर सकते हैं लेकिन ऐसे आते हैं मैसेज। मैसेज सब तरह के आते हैं, मिक्स है, जिसके जो मन में है भेजता है। तो आवृत्ति द्वारा नियंत्रण, पोल द्वारा नियंत्रण। मैंने एम जब लिखा है तब मैंने आपको स्पेशल चेतावनी के साथ लिखा है, नहीं लिखाया। मैंने कहा देखो एम वैसे बनाए तो मेरे से जागा नहीं, लेकिन निमी की किताब में एम लिखा हुआ नहीं, एम बना हुआ भी है। निमी की किताब पढ़ा है, इसलिए एम स्टैंपिंग लिखो। सर जी ब्रह्मास्त्र रामबाण बुक परचेज किए, उसमें सर्किट ब्रेकर चैप्टर नहीं है, बता दीजिए। अब मैं कैसे बता सकता हूँ सर्किट ब्रेकर? अब इनके क्या है कि सिलेबस में, ये लड़का बिहार का, अब इनके सिलेबस में नाम लिखा हुआ सर्किट ब्रेकर, हमारी किताब में नाम लिखा हुआ प्रोटेक्शन डिवाइस, सुरक्षा युक्तियां। सुरक्षा युक्तियां में रिले आता है और सर्किट ब्रेकर आता है, उसके अंदर आता है। तो आपको वो थोड़ा आगे जाके चल के पढ़ना पड़ता है। तो जो सुरक्षा युक्तियां लिखी हुई है उसमें आगे जाओगे तो क्या आएगी भाई? सर्किट ब्रेकर आ जाएगा। सर्किट ब्रेकर क्या है? सुरक्षा युक्ति है कि नहीं है? रिले भी क्या है? सुरक्षा युक्ति। और एमसी बीर, आरसीसी बीर, ईएलसी बीर, ये भी क्या है? सुरक्षा युक्ति। ये सभी एक ही चैप्टर में आएगी ना, सुरक्षा युक्तियां हैं। कई मामला है, हैं? ऐसे बहुत खतरनाक मामला है। अभी क्या है कि ये तो ठीक है मामला। अभी जैसे मान लो आपका कोई सिलेबस होता है, इस सिलेबस में पूरी इलेक्ट्रिशियन दी हुई है, एक नया नाम कोई दिया हुआ है, तो सारे ही बच्चे एक ही नाम के लिए फोन करेंगे, ये कब पढ़ाओगे, ठीक है ना? बाकी किसी नाम के लिए फोन नहीं करेंगे वो। और जो नया नाम दिया है उसका सवाल पूछा जाने की परीक्षा में गुंजाइश बहुत ही कम होती है। हरियाणा लाइनमैन में उन्होंने दिया था एक CMRI ऐसा करके, जो मीटर रीडिंग, MRI करके कॉमन मीटर रीडिंग था, ठीक है ना? मीटर रीडिंग एक चैप्टर नाम दिया था। अब सारे बच्चे परेशान होकर हमें तो मीटर रीडिंग पढ़नी है, जबकि बाकी भी चैप्टर है। जब मैंने उनको पूरी मीटर रीडिंग पढ़ाई तो मेरा वो लेक्चर पढ़ा, मैंने कहा देखो मैं पूरी मीटर रीडिंग पढ़ा रहा हूँ, आपके ITI में कहीं नहीं है, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ परीक्षा वाला सवाल पूछेगा केवल एक ही, और वो पूछेगा हैंड हेल्ड डिवाइस कौन सी है, तो वो कहेंगे कि मीटर रीडिंग मतलब MRI है। क्यों पूछेगा? क्योंकि आज तक सवाल इसका बना हुआ एक ही है और परीक्षा में कभी कोई सवाल बना हुआ ही नहीं है। तो सवाल परीक्षा में वो भी नहीं आया और पूरा मीटर रीडिंग से कोई सा भी नहीं आया, परीक्षा हो भी गई, हो गई ना? तो ऐसा मामला है, लेकिन सबको ध्यान उसी पर रहता है। पोल द्वारा नियंत्रण, पोल द्वारा नियंत्रण कैसे किया जाएगा? क्योंकि गति पोल के व्युत्क्रमण पर। VFD होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइडर, और जो साइक्लोट्रॉन है ये भी एक डिवाइस होता है जो आवृत्ति को परिवर्तन करने के लिए चाहिए होते हैं। आवृत्ति परिवर्तन इनके द्वारा ही होते हैं। हो गया? वो कह रहा है सर, कह रहा जरूरी नहीं है कि बिहार का हो। नहीं, ये जरूरी है बिहार का हो। बिहार का नहीं है तो भी वो बच्चा एग्जाम बिहार का ही देने आएगा, BSPSL का,
क्योंकि सीधा सिलेबस में नाम सर्किट ब्रेकर अभी तक एक ही परीक्षा वालों ने लिखा है, वो है BSPCL ने। बाकी किसी ने नाम सर्किट ब्रेकर अलग से लिख के दिया नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो सर्किट ब्रेकर को लेकर सवाल आता है वो सब के सब आते हैं BSPCL की तैयारी करने वाले। और BSPCL की तैयारी करने वाले 90% से ज़्यादा तो बिहार के ही है ना भाई। कुछ है जो पश्चिमी यूपी के हैं, वो कहते हैं बिहार अपने नज़दीक ही है। इधर वाले तो बहुत ही कम है, राजस्थान वाले तो कोई कुछ एक ने फॉर्म भर दिया होगा, बाकी गुंजाइश कम है। लिख लिया भाई। इधर वालों को तो 2014 में पता चला था कि हमें रेलवे की तैयारी करनी है। 2014 से पहले जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन ITI किए उन्होंने लाइनमैन के लिए की है। लोको पायलट तो बाद में एंट्री हुई है उनके लिए, ITI लाइनमैन को लेके करते थे। अगला है कैस्केड विधि। अब देखो है तो विधि का नाम एक्चुअल में कैस्केड ही है। अब इसको हिंदी में सोपानी विधि लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है सोपानी। तो स्टेपर मोटर को भी सोपानी मोटर कहते हैं, तो पता नहीं है सोपानी किसको कहना चाहते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज होती है उसको सबको क्या बोलते हैं, सोपानी। सीढ़ियों को भी क्या बोलते हैं, सोपान। सीढ़ियां क्या होती है, सोपान। तो कैस्केड क्या कहलाती है, सोपानी। स्टेपर मोटर भी क्या कहलाती है, सोपानी। लो ठीक है, कैस्केड यानी सोपानी विधि। वो आगे देखो प्रूफ हो गया। वो कह रहा जरूर नहीं, बिहार से दूसरे बच्चे ने कह दिया सर जी मैं पटना से हूं। मुझे कंफर्म होता है ना कौन सा सवाल का किधर से आएगा, सोपानी। अब इसमें क्या होता है, दो मोटरें भिन्न भिन्न पोलों की श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। दो मोटरें भिन्न भिन्न पोलों की किसके कौन से क्रम में संयोजित होती है, श्रेणी क्रम में। अब इससे NR बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुणा F बटा P1 प्लस माइनस P2। अब दोनों में पोलों की संख्या क्या है, अलग अलग है, जिसके कारण माइनस करोगे तो गति बढ़ जाएगी और प्लस करोगे तो गति घट जाएगी। दो मोटर भिन्न भिन्न पोल की श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। दो मोटर भिन्न भिन्न पोल की श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, कैस्केड हो जाएगी। दो मोटर भिन्न भिन्न पोल की श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगी भाई, संयोजित। तो ये हमारे पास कैस्केड विधि द्वारा है। पोल की संख्या क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। पोल वाली विधि समझा दीजिए। पोल वाली विधि में भाई ऐसा है कि हमारे पास पोल स्टार्टिंग में तय होता है। जब मोटर बनाई तो पोल तो तय हो गए। अब चलती चलती मोटर में तो पोल चेंज कर नहीं सकते आप कि चलती में मोटर में एक पोल और जोड़ दिया निकाल दिया, ऐसा तो होगा नहीं। ये प्रारंभ में ही तय हो जाते हैं। अब इस विधि को भी ज़्यादा प्रयोग में ले नहीं सकते, इसलिए हमने दो मोटरें श्रेणी क्रम में लगाई कि भाई इनको आपस में संयोजित कर दो, जोड़ दो, और इनकी गति परिवर्तन है अलग अलग है, जिसके कारण कुल गति में क्या आ जाएगा, प्रभाव आ जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं कैस्केड विधि। ठीक है, अगला क्या हो गया, इसके टाइम हो गया फोन का। तेरे भी टाइम हो गया। कौन फोन कर रहा, दिखा। घर से आ रहा है, पहली बार आ रहा है। तू जा,
नहीं, इसका तो मुझे पता चल गया, अब तो टाइम में है फिक्स नहीं है। तू तो रूममेट रहता है ना। 5। अगला जो है रियोस्टेट विधि द्वारा, रियोस्टेट किससे कहते हैं? परिवर्तित प्रतिरोध। परिवर्तित प्रतिरोध को क्या बोलते हैं भाई? तो आप कहेंगे परिवर्तित प्रतिरोध को बोलते हैं रियोस्टेट। ठीक है, ओके। अच्छा, ये देख लो, परिवर्तित प्रतिरोध को क्या बोलते हैं भाई? रियोस्टेट। दूसरा, हमारे पास देखो इसका प्रयोग कहाँ किया जाए? इसका प्रयोग केवल स्लिप रिंग मोटर में होता है, क्योंकि 3 फेज रियोस्टेट लगा कहाँ था? स्लिप रिंग मोटर, जिसे वाउंड रोटर कहते थे, वहीं लगाया कि नहीं लगाया? तो इसका उपयोग केवल इसका प्रयोग केवल कहाँ किया जाता है भाई? तो इसका प्रयोग केवल स्लिप रिंग मोटर में किया जाता है। गति परिवर्तन की सरल विधि है ये, बहुत आसान विधि है। परिवर्तित प्रतिरोध कैसे लगा जाता है भाई? 3 फेज रियोस्टेट होता है। और इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे, धारा कम हो जाएगी, जिससे गति कम हो जाएगी भाई। हाँ, मिक्सर ग्राइंडर में नहीं है, मिक्सर ग्राइंडर में होता है टेपिंग। और आप भूल गए होंगे मिक्सर ग्राइंडर सिंगल फेज और हम पढ़ रहे हैं 3 फेज। आप इधर उधर ऐसे डाल देते हैं, इसे ओवर थिंकिंग कह रहे हैं। बेफालतू तुम इधर उधर सोच लेते हो। क्यों सोचते हो इतना? इतना ज़्यादा नहीं सोचना होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं सोचूंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, सही सही होगा। आप ओवर थिंकिंग कम करें, सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। जिसके जैसे सिलेबस हो जाए, तो जैसे गणित है तो गणित का आपको एक बार पूरा का पूरा निचोड़ निकाल लेना चाहिए। साइंस है तो साइंस का पूरा निचोड़ निकाल लेना चाहिए। आप वो निचोड़ तो निकालोगे नहीं, बैठे बैठे सोचोगे गणित आएगी कैसे, ऐसे तो मामला मुश्किल ही दिख रहा है। ये गड़बड़ है। गड़बड़ तो यही है, और कोई गड़बड़ नहीं है। लिख लिया? क्या हुआ? ओके। अगला है हमारे पास स्टार्टर, और इस चैप्टर का अंतिम भाग बचा हुआ है। अब मशीनों को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो तभी किया जाता जब हमने देख लिया सब कुछ मामला ठीक था। कंट्रोल भी कैसे करेंगे, काम भी कैसे करेंगे, सब देख लिया, सब मामला ठीक है, तो अब कर देते हैं स्टार्ट। तो लगाइए आप स्टार्टर। स्टार्ट करने के लिए प्रारंभिक टॉर्क क्या होना चाहिए? उच्च। और प्रारंभ में टॉर्क उच्च होना चाहिए, तो प्रारंभिक धारा क्या होनी चाहिए? निम्न। तो देखो हम चेक करते हैं कैसे धारा निम्न करें, क्या हो।
3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च होना चाहिए। ठीक है, 3 फेज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मामला बताओ भाई। दूसरा मामला आप कहेंगे कि स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च होना चाहिए, तो प्रारंभिक धारा का मान क्या होना चाहिए? निम्न। प्रारंभिक धारा का मान क्या होना चाहिए? निम्न। ये भी ठीक है। तो I बराबर होता क्या है? V बटा R। तो धारा को कम करने का तरीका क्या आपके पास है? वोल्टेज को घटाओगे तो धारा भी क्या हो जाएगी भाई? घटेगी कि नहीं घटेगी? तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास काम आएगी केवल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। किस में आएगी? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इसमें हमारे पास क्या कम कर सकते हैं? वोल्टेज ही कम कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध तो चेंज करना अपने बस की बात है नहीं। प्रतिरोध चेंज करना केवल किस में बस की बात है? स्लिप रिंग में। इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ा देंगे तो धारा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? लिखो फिर। कुल मिला के मामला है धारा कम करनी। धारा कम करने के तरीके कितने हैं? 2। लिख ले भाई। तो प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क का कितना गुना होता है? बताओ भाई। 5 से 6 गुना। प्रारंभिक टॉर्क है जो रनिंग टॉर्क का कितना गुना होगा भाई? तो आप कहेंगे प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क का 5 से 6 गुना होता है। क्लियर? प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क का कितने गुना है? तो 5 से 6 गुना। ओके। अब एक एक स्टार्टर के बारे में पढ़ते हैं।
सबसे पहला हमारे पास DOL, क्या होते फुल फॉर्म भाई? डायरेक्ट ऑनलाइन। तो पहला है हमारे पास DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर क्या होता है भाई? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन। देखो कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, ये हमारे पास वोल्टेज को कम करता है कि प्रतिरोध को बढ़ाता है? किसी को कुछ नहीं करता है। तो ये वोल्टेज में धारा में कोई परिवर्तन नहीं करता। एक मिनट, ये वोल्टेज में धारा में कोई परिवर्तन नहीं करता। तो वोल्टेज में धारा में परिवर्तन नहीं करेगा तो इसमें मतलब वोल्टेज में प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं करेगा तो धारा बदलेगी क्या? नहीं, धारा नहीं बदलेगी। धारा नहीं बदलेगी तो शुरुआत में टॉर्क आपको ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर ये क्या बड़ी मोटर काम में ले पाएगी क्या? नहीं। तो आप बताओ, खड़े हो जाओ इस लाइन में, सीधे 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 सीधे। हाँ बस आप ही जो पीछे देखे ना, हाँ वो बस खड़े हो जाओ। आप कॉपी लेके इधर आओ। आपको आमिर खान की तरह क्लास में पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है आज। इधर आओ। अब सवाल है मेरा, सवाल तो मेरा वही है। अब सवाल है मेरा कि ऐसा फिर क्यों डायरेक्ट ऑनलाइन काम में ले रहे हैं? जब वोल्टेज तो ये घटा नहीं रहा तो धारा तो घट नहीं रही है, प्रतिरोध भी नहीं बढ़ा रहा, इसलिए धारा तो नहीं घट रही। इसको सीधे ही चालू करना था तो प्रारंभिक टॉर्क ज्यादा मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो फिर हम इसको कहां काम में लेंगे? 3 फेज मोटर में सब में 2 ही केबलें हैं। इसको उस मोटर में काम, ऐसा थोड़ी कहोगे 2 मोटरें होती है, लाल कलर का ढक्कन है, ऐसा थोड़ी होता है। जिस मोटर की क्षमता 5 HP तक होती है, यानी 5 HP से कम क्षमता की मोटरों के लिए काम ले सकते हो, उससे ज्यादा में तो काम में नहीं ले सकते। उससे ज्यादा में तो आपको टॉर्क हाई करना ही पड़ेगा। तो इसका प्रयोग कहां कर सकते हैं? 5 HP से कम क्षमता के लिए। ठीक है, ये नहीं लेना चाहिए। वहां स्टार डेल्टा लगाएंगे। अभी रुको आप, मैं सब दिखाऊंगा। आपके ट्यूबवेल वाला मामला है क्या? वो मैं बता दूंगा। इसमें धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ओके। जब धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हमारे पास डायरेक्ट ऑनलाइन इसकी क्षमता कितनी है? 5 HP कह दो, यहां कह दो आप 3 किलोवाट। 3 किलोवाट तक इसका प्रयोग किया जाता है। 3 किलोवाट तक इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है इसमें कॉन्टेक्टर कितने होते हैं, ये सवाल भी पूछा जाता है। इसमें कॉन्टेक्टर होते हैं 4। ध्यान से देखो भाई, एक बार देख लो। ये देखो, एक कॉन्टेक्टर ये रहा, दूसरा और तीसरा, ये तो 3 कॉन्टेक्टर हैं। 3 कॉन्टेक्ट तो मेन सप्लाई से जुड़े हुए हैं, L1 L2 और L3, और एक चौथा है ऑक्सिलरी यानी सहायक, जो स्टार्ट और स्टॉप करने की जगह पर जुड़ा हुआ होता है। ये हमारे पास स्टार्ट करने वाले बटन के साथ में इसके श्रेणी में जुड़ा हुआ है कि नहीं है? तो चौथा क्या होता है? सहायक। और 3 क्या होते हैं? मेन सप्लाई से जुड़े होते हैं। तो सवाल ये आता है इसमें कॉन्टेक्टर कितने होते हैं? 4। ठीक है, जो 4 कॉन्टेक्ट होते हैं, 3 होते हैं मेन सप्लाई से क्योंकि 3 फेज है, और एक क्या होता है? सहायक, ऑक्सिलरी है।
ठीक है। अब देखो इसमें स्टार्ट व स्टॉप के लिए क्या होता है, हमारे पास पुश बटन होता है, ठीक है। तो यहां पुश बटन कितने हैं भाई, दो कौन सा होता है भाई, एक होता है स्टार्ट और एक होता है स्टॉप। स्टार्ट वाला होता है हमारे पास हरा रंग का, और स्टॉप करने वाला कौन सा रंग का होता है, लाल रंग का। स्टार्ट करने वाला है ये पुश बटन, इसको दबाओगे तो परिपथ बनेगा, देखो इसको यहां दबाओगे तो ये क्या होगा, परिपथ बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसमें ये हमारे पास दबाओगे तो परिपथ क्या होगा, टूटेगा। अच्छा एक है ना आजकल ये भी काम में लेने लगे, रिमोट वाला। क्या काम में लेने लगे, रिमोट के द्वारा भी। तो हमारे पास पूछा जाता है रिमोट स्विच ऑन ऑफ करने के लिए जो लगा होता है कौन से क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में। स्विच सदैव ही कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम में। तो रिमोट वाला भी कौन सा क्रम में आएगा, श्रेणी क्रम में। क्लियर, करो नोट। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, मोटर फॉल्ट हो गई आपके। चित्र बनाना है क्या, बनाओ मत बनाओ, उसे चित्र से सवाल ऐसा नहीं बनता, सवाल ऐसे ही बनता है। सवाल सीधा सीधा जिसने भी पढ़ा है, कितनी क्षमता तक काम लेते हैं, 5 HP तक। वोल्टेज और धारा में क्या कम करता है, ये वोल्टेज और धारा को किसी को कम नहीं करता है। कॉन्टेक्ट पॉइंट कितना होता है इसमें, 4। लाल बटन है जो किसके लिए, स्टॉप के लिए। हरा बटन क्या होता है, स्टार्ट करने के लिए। पूछ लेते हैं इसमें मेन सप्लाई में क्या जुड़ा होता है, तो मेन सप्लाई में इसमें फ्यूज भी जोड़ना पड़ता है। देखो ऊपर जोड़ा हो ना, तो फ्यूज किसमें जुड़ा होता है, मेन सप्लाई में। मेन सप्लाई किस में जुड़ा होता है भाई, फेज में। ठीक है, मेन सप्लाई में जुड़ा होता है फेज। ठीक है, एक इसमें सुरक्षा के लिए 2 प्रकार की रिले लगाई जाती है। सुरक्षा के लिए क्या होता है भाई, सुरक्षा के लिए इसमें रिले होता है। तो एक होती है NVC, एक होती है OLC। NVC होती है नो वोल्ट कोइल, जब वोल्टेज नहीं है तो अपने आप क्या हो जाए, बंद, फिर वापस चालू करना ही पड़े। ये NVC कोइल होती है जो हमारे पास यहाँ लगी हुई है। और एक होती है OLC जो होती है ओवरलोड कोइल। ओवरलोड होने पर इसको क्या करते हैं, मोटर को बंद करते हैं। ये दोनों, ये देखो OLC कोइल यहाँ है कि नहीं, ये OLC कोइल, तो यहाँ होती है OLC कोइल। तो हमारे पास सुरक्षा के लिए 2 कोइल लगाई होती है, नो वोल्ट कोइल और OLC कोइल। OLC कोइल तो ओवरलोड पर ही काम करेगी। NVC कोइल क्या करेगी कि जैसे मान लो आपने चालू कर दिया, ठीक है चालू हो गया, जैसे ही आपके सप्लाई गई ये क्या हो जाता है, वैसे ही बंद हो ही जाता है, लेकिन वापस चालू तब भी होगा जब आप बटन दबाएंगे। ये श्योर कौन करता है, NVC। कि नो वोल्ट पर क्या हो गया, स्टॉप, तो वैसे भी वोल्टेज नहीं तो स्टॉप तो है ही उस समय, लेकिन मामला है कि वापस चालू कब होगा, जब आप स्विच ऑन करेंगे।
तो 9 वोल्ट पर पूर्णतः क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये होता है 9 वोल्ट कॉइल। कहां से हो आप? नागौर से। होम डिस्ट्रिक्ट। हाँ, आगे वाला सवाल को उत्तर दो। ये भी उधर से है, कोचामण, ये भी कोचामण से है। आगे बताओ और तुम पास पास वाले गांव से निकल जाओगे। तुम जयपुर के रह गए क्या? तो कोचामण कौन सा गांव है? कोचामण में नावा चला गया तो इधर उधर क्यों घूम रहा है? कोचामण रहे या नावा रहे? पास पास। अच्छा, फाइनल गांव का नाम बता ही दे तू। 510 खुर्द। ओके। हैं? हाँ, पीला बटन का अपना यहाँ पर कोई काम नहीं है। पीला बटन अपना कहाँ होता है? ट्यूबवेल पर। तो ट्यूबवेल अभी चालू आने दो, अभी ट्यूबवेल हुई नहीं। 5 HP तक की थोड़ी है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल का मामला आएगा, तुम इतना चिंता मत करो। मैं समझ गया आपका मामला क्या है। हैं? देखो कि ग्रीन और रेड 2 होती है, 2 ही हमारे पास ऑन ऑफ के लिए होती है। येलो लाइट ऑन और ऑफ दोनों में डायरेक्ट ऑनलाइन में कहीं भी काम में नहीं ली जाती। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। यह है हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर। आपकी ट्यूबवेल की मोटर चालू इधर से करना है। उसके बाद में थोड़ी ज़्यादा क्षमता की होती है तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद में होता है तो स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए रियोस्टेट विधि है। तो ये हमारे पास कौन सा है? स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो देखो दूसरा हेडिंग, पहले तो हम कहेंगे प्रारंभ में हम क्या रखेंगे? स्टार, और रनिंग में क्या रखेंगे? डेल्टा। बताओ प्रारंभ में फिर स्टार क्यों रखा? क्योंकि शुरुआती वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम। अच्छा, कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। प्रारंभ में स्टार, और स्टार जो होता है इसमें फेज वोल्टेज है ना, वो लाइन वोल्टेज का क्या हो जाता है भाई? बट्टा √3। यानी कि हमारे पास 57 लाइन वोल्टेज का कितना % हो जाएगा? तो लाइन वोल्टेज का 57.7%। बताओ वोल्टेज घट गया कि नहीं घट गया प्रारंभ में? इसलिए हमने क्या बनाया? स्टार। और जैसे रनिंग हो जाएगी, एक बार ये गति पकड़ लेगा तो रनिंग में हमारे पास क्या होता है? डेल्टा। और डेल्टा में फेज वोल्टेज किसके बराबर हो जाता है? लाइन वोल्टेज के बराबर है। तो बताओ स्टार डेल्टा स्टार्ट में प्रारंभिक वोल्टेज का मान क्या होता है? कम। प्रारंभिक वोल्टेज का मान कम होने से प्रारंभिक धारा का मान क्या हो जाता है? कम। प्रारंभिक धारा का मान कम होने से स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाता है? ज्यादा। प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है इसका? उच्च। ठीक है। अब देखो ये है हमारे पास हैंडल। आजकल हैंडल वाला मामला नहीं, ऑटोमेटिक आ गया। टाइमर वो रिले आ गया, डिले वाला। तो एक पहले हमारे पास शुरुआत वाला काम लेते हैं। हमारे पास है क्या? हैंडल। अब हैंडल क्या करेगा? हमारे पास देखो एक तो होता मैनुअल, यानी कि हमें खुद को चालू करनी पड़ेगी। एक होते स्वचालित। ठीक है। मैनुअल में 3 स्थिति आती है। पहली प्रारंभ स्थिति होती है। प्रारंभ में आप क्या बनाते हैं? इसमें स्टार। और एक होती है अंतिम स्थिति, जिसमें क्या बनाते हैं? डेल्टा।
तो बीच वाली स्थिति क्या होती है? अरे बीच वाली स्थिति में ऑफ होता ना एक बार चेंज करने से पहले। ये देखो, ये हैंडल खींचोगे, ये पहले इधर जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ ना, जैसे यहां से तोड़ोगे तो ये यहां से हटकर इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर लगेगा तो यहां से टूट के लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसलिए ये हमारे पास एक बार क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और एक बार जब ये ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा भाई, डेल्टा। तो देखो स्टार से डेल्टा बनने से पहले एक बार क्या होता है, ये ब्रेक होता है। अब यहां पर एक लफड़ा हो गया भाई, पास पास में नाम ज्यादा हो गए। A1 B2 A1 है, ये हो गया भाई B1, ये हो गया C1। ये तो है शुरुआत में कनेक्ट, जब स्टार कनेक्ट है तो स्टार कनेक्ट है, ये ऐसा कनेक्ट रहेगा ना यहाँ पर, और फिर डेल्टा होगा तो क्या होगा, B2 और C2, और यहाँ क्या बन जाता है, A2। चलो उसे कोई लेना देना नहीं, स्टार से डेल्टा बन जाता है। और स्टार से डेल्टा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हैंडल का। हैंडल के द्वारा ही होता है। जो स्वचालित होती है, स्वचालित में इसमें टाइमर रिले काम करता है, टाइमर डिले और टाइमर डिले काम करता है, या डिले टाइमर काम करता है। अब ये क्या काम करेगा बताओ भाई? टाइमर ऐसा होता है कि स्वचालित है कि आपने जैसे बटन दबाया, मोटर हो गई ऑन, ऑन हो गई तो इसने क्या बनाया, शुरुआत में खुद ने स्टार ही बनाया। फिर ये 1-1.5 मिनट गति हुई तो उसको लगा अब ठीक गति प्राप्त कर ली, तो ये खुद ही आपके बिना किए स्टार से क्या बना देगा, डेल्टा। तो इसे हम कहते हैं स्वचालित। पहले स्वचालित नहीं था तो ये काम हमें किसे करना पड़ता था, हैंडल से। अब ये टाइमर रिले है तो ये क्या करता, आईसी के द्वारा सर्किट को चेंज कर देगा। ये कार्य इसका हो गया है। टाइमर डिले, ये रिले ही होता है एक प्रकार से। एक और लिखो। अब देखो कि आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे तो इसका बहुत सारा मामला है। परीक्षा में उत्तर देने के लिए पूछा जाता है कितने एचपी तक है, 10 एचपी तक, लेकिन 12-14 एचपी में भी काम में ले लेते हैं तो क्या कर सकते हैं। हैं? बहुत हाई स्पीड वाली मोटरें हैं जिसमें धारा 5 गुना होती है, वो तो 10 सेकंड में कर लेता है। जो कम क्षमता वाली मोटरें हैं जिसमें धारा केवल 1.5 गुना होती है, उसको लगता है लगभग 4 मिनट स्विच चेंज होने में। कम क्षमता वाली में स्विच क्या होगा, धीरे चेंज होगा। अधिक क्षमता वाली में स्विच क्या होगा, तेजी से चेंज होगा। मैनुअल और ऑटोमेटिक का कॉन्सेप्ट कार में भी होता है। मैनुअल में ऑटोमेटिक का कॉन्सेप्ट सब जगह है। आप जितना भी कार्य करते हैं उसमें मैनुअल में ऑटोमेटिक का कॉन्सेप्ट तो है ही। जिसमें आपको खुद को करना पड़ता है वो मैनुअल है, जिसमें स्वतः ही हो रहा है वो ऑटोमेटिक है। जैसे आपको आपके भाई ने कहा सुबह 6 बजे उठाना, आप खुद उठा रहे हैं तो ये मैनुअल है। और आपने बहुत खतरनाक अलार्म भर के और कहीं इस जगह छुपा दिया कि ये उठेगा तभी इसको बंद कर पाएगा, तो ये स्वचालित हो गया फिर है। इसमें कॉन्टेक्ट होते हैं 9। इसमें टोटल कॉन्टेक्ट कितने होते हैं, 9। 6 तो ये रहे और 3 है जो मेन होते हैं। इसमें टोटल 9 कॉन्टेक्ट होते हैं, लिख लो भाई। इसमें टोटल कॉन्टेक्ट कितने होते हैं, 9, लिख लो।
है? ओएलसी है ना, ओवरलोड स्विच लगा हुआ ना। ऐसे क्यों कर रहे हो? एनवीसी ओएलसी सब होती है इसमें, बिना होए काम कैसे चले? आपका अमीटर है जो यहाँ एक कोई फेज में लगा होगा, वोल्ट मीटर होगा दो फेजों के बीच में लगा होता है। क्या हुआ? तीसरा चित्र बना रहे थे, बना लेना बाद में घर पे। पहले बड़ा बना लिया था क्या? आज आपको CBT 1 का टेस्ट देना है, याद रख के साहित्य के ऐप में स्टार्ट हो गया होगा। हैं? कैसे देना है? वैसे ही देना है, ऐप में जाओ, कौटिल्य क्लासेस ऐप खोलो, उसमें जाओ वीकली टेस्ट में, उसके ऊपर मिलेगा LP 10 सुपर टेस्ट, उसमें जाओगे तो पहला टेस्ट डाला हुआ है। हैं? हाँ तो आंसर तो उसी में देना पड़ेगा। हार्ड कॉपी देंगे, ओमार नहीं देंगे, ओमार नहीं देनी भाई। वीकली टेस्ट नाम का एक है सेक्शन बना हुआ, ऊपर मिलेगा LP सुपर टेस्ट, इसमें ऊपर मिल गया ना। हाँ बस उसी में है, उसी में टी स्टार टेस्ट है, उसी में मामला है। चलो अब देखो ध्यान से, अगला हमारे पास है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर क्या होता है? 20 HP क्षमता तक प्रयोग करते हैं। इसमें टेपिंग स्विच लगे होते हैं, देख लो लगे हुए हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? ये देखो आपके पास, हमारे पास ये वाइंडिंग है ना, ये एक टेपिंग, दूसरी, तीसरी। तो पहले ये क्या करेगा, इस पर जोड़ेगा तो वोल्टेज क्या होगा? कम। फिर यहाँ पर जाएगा तो वोल्टेज क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा। और पूर्ण गति प्राप्त करेगा तो इस पर जोड़ देगा तो वोल्टेज क्या होगा? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही है। तो यहाँ पर क्या लगे होते हैं भाई? टेपिंग स्विच। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है जो टेपिंग स्विच की सहायता से कार्य करता है। ठीक है, इसमें टेपिंग स्विच लगे होते हैं। ये स्टार्ट करने की विधि क्या भाई? आसान है। ये हमारे पास मोटर को स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर के द्वारा आसानी से स्टार्ट किया जाता है। लिख लिया भाई। इसमें वोल्टेज में परिवर्तन कितना होता है? तो इसमें वोल्टेज में परिवर्तन होता है 50 से 80% के बीच। लिखो, इसमें 50% से 80%
वोल्टेज में परिवर्तन होता है। हो गया। चलो अगला हमारे पास है, ये क्या है, स्लिप रिंग मोटर के स्टार्ट की विधि। चौथा कौन सा है भाई? रियोस्टेट द्वारा स्टार्टर, या परिवर्ती प्रतिरोध लिखो या रियोस्टेट लिख दो। इसका प्रयोग केवल किसके लिए करते हैं? केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है। इसका प्रारंभिक टॉर्क सबसे अधिक होता है। कारण क्या है? प्रतिरोध का मान बढ़ाओगे तो धारा का मान क्या कर लोगे? कम। 20 HP से अधिक क्षमता पर इसी का उपयोग किया जाता है भाई। 20 HP से अधिक क्षमता पर किसका उपयोग किया जाता है भाई? इसी का उपयोग किया जाता है। हो गया भाई। अब कोई सवाल पूछना है पूछ लो। 3 फेज इंडक्शन मोटर पूरी हो गई है। कोई भी सवाल है जिसका जितना भी है क्या सवाल? साइक्लोट्रॉन क्या काम लेता था? साइक्लोट्रॉन होता है, जो साइक्लोट्रॉन का कार्य होता है कि नियत आवृत्ति को परिवर्तित आवृत्ति को नियत आवृत्ति में रूपांतरण करना। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, उसका कार्य होता है आवृत्ति रूपांतरण। मैं क्या कर सकता हूं उसमें? तो भाई आप सर्च कर गूगल में, क्या आया नहीं? फ्रिक्वेंसी नहीं करेगा? आ गया भाई।
साइक्लो कन्वर्टर है, साइक्लोट्रॉन लिख दिया हमने, साइक्लो कन्वर्टर है। हाँ तो साइक्लो कन्वर्टर कर दो, साइक्लो कन्वर्टर है। हाँ वो ट्रॉन हो गया होगा। एक भाई साइक्लो कन्वर्टर था, किधर गया ये ला, ये साइक्लो है लेकिन साइक्लो कन्वर्टर है भाई। साइक्लो कन्वर्टर है। सेम से नाम होने के कारण वैसा रह गया, साइक्लो कन्वर्टर है ये, ट्रॉन नहीं है। और कोई सवाल? पता नहीं इसके बारे में, कुछ नहीं, जानकारी नहीं है इसके बारे में, मेरे पास कोई जानकारी है ही नहीं, एक जानकारी नहीं, मैं क्या बता सकता हूँ? जिसकी जानकारी नहीं है तो कैसे बताऊंगा? कौन सा? हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स होता है जब तरंगे एक ऊपर होती है, स्पंदन बनती है, तरंगे उड़ती है तो उसे हार्मोनिक्स कहते हैं। जब तरंगे उड़ती है तो क्या बनती है? स्पंदन की घटना आती है, उसे हार्मोनिक्स कहते हैं। वो ऐसी तरंगों के अंदर ही होता है हार्मोनिक्स, डीसी में कभी नहीं होता है, क्योंकि तरंग ऊपर उड़ने का मामला ऐसी में ही होता है, हार्मोनिक्स ऐसी में पड़ती है। हाँ? और किसी को कोई सवाल पूछना, बेसिकली पूछ लो भाई। कोई सवाल नहीं है? चलो फिर इसको ध्यान से पढ़ लेना। कल हमारे पास जो हम पढ़ेंगे वो है सिंक्रोनस मोटर। कल सिंक्रोनस मोटर पूरी हो जाएगी। कल है गुरुवार, है ना? कल गुरुवार है, शुक्रवार और शनिवार को हो जाएगी वाइंडिंग पूरी, और हम इस बुधवार गुरुवार तक हम चाहेंगे कि मशीनें पूरी हो जाए। डीसी बचे नहीं ना, अल्टरनेटर और डीसी। अल्टरनेटर तो सोच रहे हैं संडे को बुला ले, पढ़ा देंगे अल्टरनेटर। टेस्ट तुझे जब टाइम मिले तब दे देना, ठीक है? अब तो ऑनलाइन में है। यहाँ पर जो आपको टेस्ट है, सबसे लास्ट क्लास में आपको पेपर दिया जाएगा। ओमार तो दी नहीं जाएगी, पेपर दिया जाएगा लास्ट क्लास में। सबसे लास्ट क्लास है ना। अब इसके बाद में मैथ की क्लास है, जैसे यहाँ पर नीचे बड़ा और क्लास है। लास्ट क्लास में क्या दिया जाएगा? पेपर दिया जाएगा। 4 बजे तक दे सकते हो टेस्ट, कभी भी दो। हैं? वो उनसे पूछना, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे क्या पता, वो तो खुद डाफा चूक है भाई। मुझे कैसे पता? वो तो खुद ऊपर नीचे चल रहे हैं। मेरा तो मामला ठीक ही चल रहा है, वो तो कब आ रहे हैं नहीं आ रहे, उनका खुद का टाइम सेट नहीं हो रहा है। मेरी कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। क्या मतलब? 3 बजे तक देना, 4 बजे खत्म हो जाना चाहिए। 4 बजे के बाद में यूट्यूब पे सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है? 6 बजे।